आरती किस परिस्थिति में बुलाई उसको, क्यों बुलाई, और यदि वो बुलाई तो अपने आप को बचा ली और उसकी मौत कैसे हो गई, वो आखिर। तो ऐसे परिस्थिति में आरती को अंतिम दम तक उसके लिए संघर्ष करना चाहिए यदि वो सच्चा प्रेमी थी। तो यदि सच्ची मोहब्बत होती तो उसके मौत के साथ साथ इसका भी जनाजा निकल गया होता। एक मुद्दा चल रहा है, जो मुद्दा है आरती और छोटू का। और इस वक्त हमारे साथ जो चेहरा आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, ये किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। दरअसल हम बात करने वाले हैं आज पटना हाई कोर्ट के जाने माने प्रसिद्ध अधिवक्ता हैं, जो कि कानूनी विशेषज्ञ शिवनंदन भारती जी हैं। इनसे जानकारी प्राप्त करेंगे। काफी ये अपनी बातों को बेहतर ढंग से रखते हैं, लेकिन अभी जो है आरती के मामले को लेकर काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं। दरअसल सवाल सर पहला हमारा रहेगा आपसे, ज्यादा कुछ नहीं। आरती को आप लोग देख रहे हैं कि काफी ज्यादा दोषी ठहराया जा रहा है, तो ऐसा क्यों? बस देखिए, इस प्रश्न पर मेरा सब सर्वप्रथम मैं बता रहा हूँ कि इस केस में जो चर्चा बटोरने की बात कही जा रही है, चर्चा, ये इस बात को मैं सिरे से खारिज कर रहा हूँ। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि इससे पहले भी जो जहाँ भी मुझे लगता है कि मैं जिस दिन वो कोट पहना, तो मेरा प्रथम धर्म होता है एडवोकेट एक्ट के मुताबिक कि अपने क्लाइंट का पूरे शिद्दत के साथ उसको न्याय दिलाना। अच्छा। उसके लिए जो मेरा काम है वो मैं कर रहा हूँ। दूसरी बात कि इससे पहले भी चर्चित है, माननीय पूर्व सांसद पप्पू यादव जी का भी केस मैंने देखा, और भी जितने नामचीन हस्ती हैं जो है उनको देखा। वो ये इसीलिए ये कह देना कि इस केस में बहुत ज़्यादा चर्चित है, वो बात नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, आपने जो कहा आरती के संबंध में, तो देखिए सबसे पहले मुझे भी दुख है। ये जो घटना हुई है, जिन परिवार के मैंने बच्चे को खोया है, उनके प्रति हमारी भी गहरी संवेदना है। मैं भी उनके प्रति मुझे लगता है कि ये नहीं होना चाहिए, काफ़ी दुख है। लेकिन जो भी घटना है ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। कोई ये सुनियोजित घटना नहीं है कि प्लानिंग के तहत, बुला के तहत मारा गया। ये सब तमाम बातें जो कही जा रही है ना, ये बिल्कुल ये बनावटी और काल्पनिक बात है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो न्याय है, वो न्याय जिसको ज़रूरत है उसको न्याय मिलना चाहिए। तो न्याय की जहाँ तक ज़रूरत है, तो आरती के पिता, आरती के भाई, आरती की भाभी, आरती की दादी और आरती की मम्मी, सभी को इसमें न्याय की ज़रूरत है। तो इसीलिए मुझे लग रहा है, तो मैं इसीलिए इस बात को पहल कर रहा हूँ। अभी तक इस केस को आपने कहाँ तक देखा है और यह केस कहाँ तक पहुँची है, किस स्टेज पे है, किस स्टेज? बहुत अच्छा प्रश्न है आप लोगों का। देखिए, ये स्पेशल केस चर्चा का विषय बना हमारे और आप के देख लेने से और स्पेशल कह देने से। कोर्ट के लिए नज़र में कोई केस स्पेशल नहीं होता है, सभी को वो अपने विधिक प्रक्रिया के तहत चलाते हैं। तो इस केस में, जहाँ तक कोई भी केस में यदि कोई एफआईआर होता है, तो एफआईआर के बाद अनुसंधान होगा, और अनुसंधान के बाद जो है सो चार्जशीट जमा होगा। चार्जशीट के बाद जो है सो उस पर कोर्ट को लगेगा तो वो कॉग्निजेंस लेंगे, कॉग्निजेंस के बाद चार्ज फ्रेम होगा। ये एक प्रक्रिया है, फिर ट्रायल होगा, फिर आर्गूमेंट, सजा। ये चरणबद्ध मैंने बताया। लेकिन और दूसरी तरफ अभियुक्त की अरेस्टिंग के बाद प्रथम लोग सोचते हैं कि बेल, तो बेल का जो है 302 का मुकदमा है। 436 में हमारे यहाँ जो बेल का प्रावधान है, तो वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट को कुछ लिमिटेड पावर है कि कुछ धाराओं में उनको बोला जाता है कि आप बेल डायरेक्ट मत दीजिए, महिला है, बच्चा है, तो उस पर कुछ अपवाद है। अदरवाइज जो सिंपल एक लाइन में समझिए तो बेल उनका लिमिटेड पावर है। तो इसमें मजिस्ट्रेट के सामने फाइल होगा, फिर सेशन में मामला आएगा। सेशन कोर्ट में बेल दे दिए तो ठीक है, नहीं तो लोग हाई कोर्ट आते हैं। हाई कोर्ट में नहीं मिलता है तो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। लेकिन अंतोगता जो है सो बेल का यही प्रक्रिया है। तो बेल की प्रक्रिया अब इसमें भी शुरू हो रही है। मतलब लगातार आप इसमें लगे हुए हैं? बिल्कुल, बेल में लगे हुए हैं, अब इनको बेल मिलेगा। सबसे हार्ड सवाल है, जितने भी लोग दर्शक है ये भी जानना चाहते हैं कि क्या छोटू के जो अब तक बताया जा रहा है कि कातिल, घटना का अंजाम देने वाला व्यक्ति, उन लोगों का बेल कब होगा? ये सबसे बड़ा सवाल आपसे पूछ रहे हैं। देखिए, बहुत अच्छा बात है आपका। देखिए, एक एडवोकेट होने के नाते हमारा कुछ अपना एक दायित्व है, और उस दायित्व को से बाहर मैं जाकर अपने जुरिडिक्शन के बाहर जाकर बात करना चाबसी और वाहवाही लेने के लिए कदापि उचित नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील मामला है। बहुत सारे लोग देख रहे हैं और समझ रहे हैं। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि बेल का जो मैटर होता है वो डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट होता है, यानी कि कोर्ट के मर्जी पर होता है। कोर्ट को न्याय करना है, तो ये कह देना कि मैं बेल ले ही लूँगा, बेल कल मिल ही जाएगा, तो ये न्यायपालिका से ऊपर की बात हो गई। तो ये कहना उचित नहीं है। जहाँ तक बेल का सवाल है, तो ऐसे केसों में सामान्यतः हाई कोर्ट तक आते आते बेल लोगों को मिल जाती, सामान्यतः बात मैं कर रहा हूँ।
निचली अदालत में 302 के मुकदमा में थोड़ा कठिन होता है। लेकिन यहाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं मिलेगा, लेकिन उसमें कब तक बेल मिल जाएगा, बेल फाइल होगा, डैडी की मांग होगी, रिपोर्ट देखा जाएगा, तो ये प्रक्रियाएं हैं। और किस स्टेज में बेल मिल जाता है, किसी को निचली अदालत से बेल मिल गया तो 10 दिन में छूट जाएंगे, किसी को हाई कोर्ट में बेल मिला तो उसमें नंबरें पर आने में टाइम लग जा रहा है। तो अनेकों लोगों की ये बातें हैं, अलग अलग परिस्थिति के अनुसार वो देखा जाता है। तो ये कह देना कि कल बेल मिल जाएगा, परसों बेल मिल जाएगा, इसलिए नहीं, ये स्टेज बना हुआ है। किस स्टेज में बेल मिल जाता है वो उस परिस्थिति पर निर्भर करता है। अच्छा, बेल मिल सकती है या नहीं? अभी तक के जो जितने भी तथ्य आ रहे हैं सामने, जो भी चीज़ हम लोगों ने देखा है, ये पूरी तरह से इस केस में एक्विटल होने की पूरी संभावना है, ठीक है। लेकिन वो अभी बहुत सारा अनुसंधान के बाद चार्जशीट रिपोर्ट आने दीजिए। वो पुलिस भी बहुत, मुझे देखिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं पुलिस भी अपने काम है, ये मैकेनिज्म है। पुलिस इतनी बड़ी संस्था बिहार सरकार ने बना के रखी है, तो पुलिस का रिपोर्ट आएगा, कॉग्निजेंस लिया जाएगा। तो केस जो है सर्कमस्टांशियल एविडेंस पर है। इसमें चूँकि ये हकीकत ये है कि ये लोग पूरी तरीके से निर्दोष हैं, तो अंतोगता इनको पूरी तरीके से मैं बता दूं कि न्यायपालिका से इनको, इन लोगों को, आरती के माता पिता, भाई भाभी, सभी को न्यायपालिका से जरूर जो है सुनवाई मिलेगी और राहत मिलेगी, ऐसा मेरा उम्मीद है। अच्छा, लेकिन सवाल तो सबसे बड़ा ये भी है कि आरती पे क्या कुछ कानूनी कार्रवाई हो सकती है? क्योंकि अब जो है, पहले आरती के न्याय के लिए सारे लोग वीडियो देखते थे, लोग सोचते थे, लेकिन अब तो कमेंट करना भी शुरू कर दिए कि आरती की गलती है। तो क्या आरती पे भी कुछ कानूनी कार्रवाई हो सकती है? आरती पर मैं ये कह रहा हूँ कि ये सस्पेंस बना हुआ है कि मारा किस परिस्थिति में मारा, मरा भी कि आत्महत्या है कि चोट लगा, कैसे हुआ, बहुत सारी परिस्थिति से एंगल से इसकी अनुसंधान होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा भी हो सकता है कि एडवर्स इन्वेस्टिगेशन कहते हैं कि जिसने केस किया उसके विरुद्ध भी जांच होनी चाहिए। तो भाई छोटू के पिताजी जो हैं उन्होंने पुत्र को खोया है, आरती किस परिस्थिति में बुलाई उसको, क्यों बुलाई, और यदि वो बुलाई तो अपने आप को बचा ली और उसकी मौत कैसे हो गई, वो आखिर वो क्यों ने उसके बचाने के लिए वो प्रयास किए। तो इस तरह से भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि आरती के जुबान पर वो लड़का चला गया, आरती ने उसको बुलाई बाथरूम में आपत्तिजनक स्थिति में लोग कहते हैं कि पाए गए। तो ऐसे परिस्थिति में आरती को अंतिम दम तक उसके लिए संघर्ष करना चाहिए। यदि वो सच्चा प्रेमी थी, तो यदि सच्ची मोहब्बत होती तो उसके मौत के साथ साथ इसका भी जनाजा निकल गया होता, तब ये अमर प्रेम कहानी होती। लेकिन ये कायराना है कि वो फंसा दी दूसरे को और अपने आप को बचा ली। तो ये मुझे किसी भी तरीके से बुझिलता लगती है। ये सच्ची मोहब्बत थी ही नहीं, ये मोहब्बत के आड़ में जिस्म की भूख थी जिसको मिटाने का प्रयास किया गया। अच्छा, एक और सवाल आपसे कि जिस तरीके से बिना शादी खुद को, अपने आप को ऐसा लग रहा है, महसूस कर रही है कि बहू के तौर पे छोटू के घर पे रहना क्या सही है, ये बताइए। देखिए, इसका सामाजिक दृष्टिकोण से देखिए, हर चीज़ का एक सामाजिक पैमाना होता है। समाज पर इसका घटना का क्या असर हो रहा है, तो दो धाराएं हैं। पहली बात यह कि समाज इस दृष्टिकोण से इस घटना को देख रही है कि यदि कोई व्यक्ति किसी के घर में रात को 2 बजे यदि जाता है बिना उसके माँ बाप की इजाज़त से, और वहाँ पर वो दुष्कर्म करते हुए पकड़े जाते हैं, तो क्या, और उस दुर्घटना में बस उसकी मृत्यु हो जाती है। अब दुर्घटना मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हो हल्ला हुआ, चोर समझकर गांव के लोग भी आते हैं, अगल बगल के गांव के लोग भी आते हैं, मारपीट की जाती है, उस कारण उस दुर्घटना में वो दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से वो मारा जाता है, तो इसका एक डेड बॉडी उसके घर से मिलता है। तो ऐसे परिस्थिति में क्या वो लाइसेंस लोगों को मिल गया है इस केस के माध्यम से कि ठीक है वो जेल गए, अलग मामला है, लेकिन क्या ये लाइसेंस लोगों को मिलना चाहिए कि घर में यदि चाहे लड़कियां, कुंवारी लड़कियां अवैध संबंध स्थापित करने के लिए किसी को बुलाए, या कोई लड़का बहला फुसला कर उसको घर में गेट खोलवा के यदि घुस जाए, तो क्या कोई उसको रिस्क नहीं है। यदि आपको लगता है कि भाई ये गलत है, देखिए वो नेकी के राह पर नहीं गया था, वो कुकर्म के मार्ग पर गया था। कुकर्म इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो अवैध संबंध स्थापित करने के लिए गया था। वो शारीरिक संबंध बनाते हुए बिना शादी के यदि किसी के घर में आप पकड़े जाएंगे, तो आपको ऐसा नहीं कि आप सीमा पर लड़ते लड़ते शहीद होने के लिए जा रहे हैं जो आपको शहादत मनाया जाएगा। आप एक जिस्म फरोशी जो कहिएगा कि जिस्म की भूख मिटाने के लिए यदि किसी को आप गए, तो आप नेकी के राह पर थे ही नहीं, और जब आप अच्छे मार्ग पर नहीं जाते हैं तो आपको इस तरह की चीज़ों के लिए वो कहते हैं कि इश्क में रिस्क, तो इश्क था नहीं लेकिन रिस्क लेके पहुंच गए तो मौत के घर चले गए। तो
तो भाई वो उनका अपना चीज़ था, लेकिन समाज पर इसका दुष्प्रभाव नहीं पड़े। हमारे बिहार की बनावट है, खास करके सीमांचल मिथिलांचल में 80% लोग जो होते हैं जो माइग्रेट करते हैं, जो कमाने के लिए दिल्ली कलकत्ता इत्यादि जगह जाते हैं, घर पे पराए महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग रह जाते हैं। तो भाई ऐसे परिस्थिति में जब एक बाप दिल्ली में कमा रहा है इस उम्मीद से कि हमारी बच्ची और बेटियाँ पढ़ती होंगी, और यहाँ पे पता चलता है कि कोई लड़का उसको अपने झांसा में लेकर उसको बहला फुसला लिया और उसको माइंड वॉश करके और उसके घर में घुस के दुष्कर्म कर रहा है, और उसकी पत्नी यदि विरोध करेगी तो उसको क्या होगा? तब तो एक वही लड़का क्या करते, तुमको छुटवा के जैसे मौत के केस में फंसा देंगे। तब तो यही होगा कि हर घर में दुष्कर्म होगा और द्रौपदी का चिरहरण होता रहा, और जैसे पूरी सभा में सभी मूड़ी सर नीचा करके रखे थे, तो ऐसे ही झुकाए रहेंगे तो समाज बहुत कुप्रभाव समाज में पड़ेगा। इसीलिए इस चीज़ को बहुत ही सीधा से, प्यार अलग चीज़ है, प्यार एक पवित्र चीज़ है, और प्यार दो आत्माओं का मिलन है, दो शरीर बाद में आता है। तो ये आत्माओं का मिलन यदि सच्ची मोहब्बत होती तो उस कमरे में वो थी, इस घर में वो था, आत्मा को इस तरह से मिलन हो जाता है कि वहाँ शरीर को एग्जिस्टेंस का कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो ये लेकिन कहीं कहीं जिस्म का ही मिलन होता है, आत्माओं का मिलन नहीं होता है। जैसे बहुत लोग अपने जिस्म का भूख मिटाने के लिए वैश्यालय जाते हैं, संबंध स्थापित करते हैं, परंतु क्या वो मोहब्बत है? नहीं, मोहब्बत वो नहीं हो सकती। मोहब्बत एक पवित्र चीज़ है। इसको, इसके नाम को जो लोग भी इस्तेमाल करके बदनाम कर रहे हैं वो कदापि जो है सो एक सही दिशा में नहीं जा रहे हैं। आपको शादी करना है, लड़की वयस्क है, लड़का वयस्क है, मेरे ही पास आइए। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि मैं अनेकों वीडियो मैंने बनाया है। लड़की 18, लड़का मेजर, आप आइए, शादी हम करवाएंगे। आप अपने गार्जियन से भी पूछने की इजाज़त नहीं है, हर संभव हम लोग मदद करेंगे। लेकिन आप इस अकेले 2 बजे रात में मत जाइए, 12 बजे रात में मत घुसिएगा तो रिस्क लेके इश्क में जाइए तो रिस्क आपके ऊपर है, मौत के घाट में उतरिएगा और तो कोई नहीं बचाएगा। ये संदेश है, इसीलिए इश्क में ज़्यादा रिस्क ना लें। अच्छा, इसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये सच्चा प्यार दिख रहा है आरती के जुबान से, आरती के जो कारनामा है, जो एक्टिविटी जो दिख रही है, ये सब सच्चा प्यार का इस तरीके का कुछ असर दिखता है क्या, जो उसका बॉडी लैंग्वेज में दिख रहा है? देखिए, हम एक एडवोकेट हैं, हमारा एक दायरा है कि कानूनी बिंदु पर बात हो तो ज़्यादा। अब ये तो लव का गुरु कोई होगा वही एक्सपर्ट बनेगी कि ये सच्ची मोहब्बत, लेकिन सच्ची मोहब्बत का जहाँ तक बात आपने बताया, तो मोहब्बत जो है ना वो एक है ना कि छोड़ दो सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं है ज़िंदगी के लिए। आप एक आदमी के कैसे आप करें मोहब्बत? जो करेगा वो हर चीज़ से मोहब्बत करेगा, अपने माँ बाप से, अपने भाई बहन से, अपने भाभी से, अपने गांव से, अपने समाज से, तब एक प्यार होता है अपने प्रेमी के लिए। तो एक आदमी का प्रेमी का प्यार पाने के लिए इतने लोगों को सूली पर चढ़ा के जाना, वो कभी मोहब्बत कर ही नहीं सकती है। वो उसके दिल में मोहब्बत हो ही नहीं सकती है। मोहब्बत होगा तो सभी के लिए होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो केवल अपने स्वार्थ, निजी स्वार्थ के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए यदि वो दादी का वर्षों का प्यार, अपने माँ बाप का प्यार, अपने भाई का प्यार, यदि सभी को वो सूली पे चढ़ा के यदि मोहब्बत के राह पर है तो वो कदापि वो सच्चा आशिक नहीं हो सकता है, सच्चा मोहब्बत कर ही नहीं सकता। चलिए सर, अंतिम आपसे एक सवाल बस ये है कि महिला संस्थान की भी बहुत सारी ऐसे लीडर हैं जो वहाँ पे पहुँच रही है और बता रही है कि मीडिया जो है आरती की छवि को खराब करने के चक्कर में है, हनन कर रहे हैं। तो ऐसा आप किस नज़रिया से देखते हैं, इस पर क्या टिप्पणी करें? देखिए, अब कहीं भी जब आप अच्छी चीज़ दिखाते हैं, हर आदमी के नज़र में अच्छा नहीं हो सकता। एक पक्ष आपको अच्छा मानेगा तो कुछ लोग आपको बुरा मानेगा। तो दरअसल बिहार महिला आयोग के चेयरमैन का कोई बयान नहीं अभी तक इस तरह का आया है। अब एकाध वो संस्था चलाते हैं, इन लोगों के बयान का कोई अहमियत नहीं है, कुछ चर्चा में बने रहने के लिए बहुत सारी बातें करते हैं, समाज में उसका कोई कुप्रभाव नहीं। यदि कहते हैं कि मैं समाज सेवी हूँ, भाई समाज सेवी आप हैं तो समाज पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो देखिए। आज़ादी की जहाँ तक बात कर रहे हैं, आप राइट की बात करते हैं तो आपका ड्यूटी भी है, आपका कर्तव्य भी है। तो आप इस अधिकार की बात करते हैं कि बेटी को आज़ादी मिलनी चाहिए, तो बिल्कुल सही है, लेकिन बेटी का कर्तव्य भी है, समाज के प्रति भी आपका कर्तव्य है। तो उस कर्तव्य का निर्वहन होना चाहिए और उनको अपना वो, चूँकि बहुत लोगों को अपनी सभी की आज़ादी है, वो जैसे बोले, लेकिन एक चीज़ का सदैव ध्यान रखिए कि आपके स्टेटमेंट का समाज पर कोई कुप्रभाव न पड़े, उसका कोई जो सामाजिक व्यवस्थाएं बनी हुई है उस पर कोई आँच न आए, इसका भी ख्याल लोगों को ऑलवेज रखना चाहिए। चलिए, तो शिवनंदन भारती थे और ये जाने माने
पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं, कानूनी सलाह देते हैं, और इन्होंने अपने प्रतिक्रिया में क्या कुछ कहा है इसे तो आप लोगों ने सुन लिया, लेकिन अब कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका जो भी समझे हैं वह लिखिएगा, बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।